नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे। और इस वीडियो से पहले हम लोग क्या देखे थे, सीएनटी, एसपीटी या भू अर्जन अधिनियम, विल्किंसन रूल, जो भी उसके बैकग्राउंड थे, पृष्ठभूमि थे, आखिर सीएनटी क्यों लाया गया, एसपीटी क्यों लाया गया, पूरा बैकग्राउंड को समझा। और आज क्या हम लोग देखेंगे, आज देखेंगे सीएनटी एक्ट में वह सभी बातें, वह सभी तथ्य जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके केवल जेपीएससी के लिए। इतना डिटेल्स केवल ही जेपीएससी के लिए। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये सीएनटी का इसमें जो वर्ड है, ज़मीन से संबंधित जितने भी वर्ड हैं किताब से समझ में नहीं आता, तो उन सभी दोस्तों को और क्या कहते हैं अपने जो भाई बहन जो भी है उनको शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम में यह हेल्पफुल हो सके। क्योंकि 12 प्रश्न आपका सीएनटी से और एसपीटी से और भूमि संबंधी जो कानून है, 12 प्रश्न आपकी 24 नंबर आपका इस टॉपिक से रहेगा। तो इसको एक अच्छे समझ के साथ, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के साथ पढ़ना है, ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में ना छूटे। क्योंकि यह जो 12 प्रश्न होगा यह आपको मेरिट में शामिल करेगा। क्या करेगा? मेरिट में शामिल करेगा। बाकी बात अन्य जो सेक्टर है, जो भूमि संबंधी कानून के अलावा साहित्य हो गया, फिर झारखंड का इतिहास, भूगोल या राजनीति हो गया, वो सब कॉमन होता है। बट सीएनटी, एसपीटी और जो जितने भी कानून है यह थोड़ा सा स्पेशल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, अगर यह वीडियो देखने से पहले अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखें, इसका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, सीएनटी का पृष्ठभूमि, ये आया क्यों था, पूरा डिटेल्स बताया हुआ है, रीजन बताया हुआ है, क्यों ये सीएनटी क्यों आया, इसका जो मुख्य वजह है उसका जो लिंक है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो से पहले वो वीडियो आप पूरा देखें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, कि सीएनटी एक अच्छा कानून था यहाँ की जनजातियों के लिए। ठीक है, देखिए अब बताते चलेंगे एग्जाम कैसे प्रश्न आएगा, कैसे समझना है। ये जो आप सीएनटी पढ़ रहे हैं इसमें 271 धारा है, 271 धारा है और 19 अध्याय है। तो पहला तो ये आपका फैक्ट बन गया कि सीएनटी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कितनी धाराएं हैं और कितनी ये क्या कहते हैं आपका अध्याय है। तो ये आप फिक्स याद रखेंगे, 19 और 271। लेकिन एक सवाल ये बन जाता है, क्या जेपीएससी में 12 प्रश्न के लिए 271 धाराएं याद करना होगा? 12 प्रश्न के लिए 271 धाराएं याद करना होगा? क्योंकि आप देखे होंगे जब हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशंस जो है, पॉलिटी जो है, उसमें से 1 से लेकर 395 अनुच्छेद है। बट 395 अनुच्छेद याद नहीं करना होता है, खास करके जो इम्पोर्टेंट है, महाभियोग है, संयुक्त अधिवेशन है, या फिर राष्ट्रपति का क्षमादान है। वैसे आप भारत का जो भी है, भारत का इतिहास, भारत का पॉलिटिकल, भारत का इकोनॉमिक साइंस और अन्य सभी टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सारा सिलेबस जो आपका जेपीएससी में है वो कवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 271 अनुच्छेद नहीं याद करना है। ये वीडियो पूरा आप सार देखिए, पूरा इसको समझिए। इसके बाद लास्ट में हम आपको 60 से 70 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जितने भी ज़मीन से संबंधित कानून हैं, ज़मीन से संबंधित जो भी टॉपिक है, जो मतलब जो 12 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से 60 से 70 प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करेंगे पूरा समझाने के बाद। उससे प्रश्न आपका बाहर नहीं, 12 में हो सके एक आध रहे, लेकिन 11 या 10 प्रश्न जो प्रोवाइड करेंगे उसी से आपका होगा। तो आपको पहले समझना होगा, क्योंकि इसमें क्या है, केवल आप याद करके अध्याय मार सकते हैं और धारा बना सकते हैं, बट ये सब हर क्वेश्चन जो याद करके नहीं होगा। तो सीएनटी में कितना अध्याय है? अध्याय 19 है, अध्याय 19 है। अब ये 19 अध्याय को आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से आपका 2 प्रश्न बनता है। अब कौन से अध्याय में क्या है? जिस तरह से भारतीय संविधान में आपको पता है कि 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। तो ये अनुसूची आपको जिस तरह से 12 याद रखना होता है, 12 इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में पहला अनुसूची में क्या है, राज्यों का संघ है, और दूसरा में क्या है, वेतन भत्ता पेंशन है। तीसरा जो अनुसूची है उसमें क्या है, तीसरा अनुसूची में शपथ है। चौथा अनुसूची क्या है, राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, जैसे कि 245 सीट होती है, तो कौन कौन से राज्यों से कितना आया है। ठीक है, और पांचवा जो है
SC और ST, पांचवा जो है वो SC और ST के कल्याण से संबंधित है। और छठा अनुसूची आपका क्या है, खास करके 4 राज्यों में, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्यों में वहाँ की जो जनजातियाँ उसको आरक्षण दिया गया है। और अनुसूची 7 जो है उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार में संपत्ति का बंटवारा किया गया है। उसके तहत आपका क्या कहते हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची का नियम बनाया गया। और अनुसूची 8 में जो है, अनुसूची 8 में क्या है, भाषा है। जैसे आपको पता है जब संविधान बना था तो 14 भाषा था और प्रेजेंट टाइम में कितना भाषा है, 22 भाषा है। तो 21वां संशोधन, 71वां संशोधन और 92वां संशोधन के तहत भाषा को जोड़ करके क्या कर दिया गया है, प्रेजेंट में 22 भाषा कर दिया। 9वां में क्या है, संपत्ति का अधिग्रहण है। और 10वां में दल बदल कानून है। और 11 में आपका अनुसूची में जो है पंचायती राज से संबंधित है। और 12 में क्या है, आपका नगर पालिका है। तो ये तो एक हम संक्षिप्त परिचय दे रहे थे कि इस 12 अनुसूची है, इसमें भी और डिटेल्स बनता है। तो डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हम भारत का पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जिस तरह से हम सारा अनुच्छेद, सारा धाराएं आपको वैसे बता सकते हैं मौखिक तौर पर, आप भी वैसे बोल सकते हैं, बट आपको रेगुलर चैनल में बने रहना होगा। ठीक है, तो अध्याय 19 इसमें है। तो अध्याय 19 के बारे में हम लोग संक्षिप्त परिचय देखेंगे और पढ़ते पढ़ते सब आपको याद भी हो जाएगा। पहला अध्याय में क्या है, परिभाषा है। परिभाषा क्या है कि CNT में कुछ ऐसे वर्ड आया है, भूहरी वर्ड है, मंजीयस वर्ड है, जोत है, भूधृति है, ऐसा ऐसा वर्ड है जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, जब आपको वर्ड नहीं समझ में आएगा। तो याद रखेंगे पहला अध्याय में क्या है, परिभाषा है। पहला अध्याय में परिभाषा, CNT में जो भी वर्ड है, जो भी वर्ष हैं, ठीक है, जो भी नियम है, उसका परिभाषा है पहला अध्याय में। ठीक है, दूसरा अध्याय में काश्तकार। काश्तकार क्या होता है, तो आप सिर्फ अभी यहाँ याद करें, फिर आपको हम डिटेल से यहाँ बताएंगे कि काश्तकार क्या होता है, जोत क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। काश्तकार, जोत, रैयत, टोटल, भूधृति, सब कुछ बताएंगे। कोडकर, सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, याद रखेंगे काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं, वह आपका अध्याय 2 में है। ठीक है, ये परिचय है। इसके बाद है भूधारक। भूधारक कहने का मतलब होता है जमीन को धारण करने वाला। जैसे कोई जमीन है और वहाँ हम खेती कर रहे हैं तो हम भूधारक हो गए। तो इस तरह से एक संक्षिप्त है, बाकी बात डिटेल्स के लिए अभी बने रहे वीडियो में। तो भूधारक का चर्चा कितना है, अध्याय 3 में है। इसके बाद आप रैयत देखेंगे। रैयत और काश्तकार में देर आर कह सकते हैं कि एकदम हल्का डिफरेंस है, कोई विशेष डिफरेंस नहीं। रैयत और काश्तकार में हल्का डिफरेंस है, जिसका भी चर्चा करेंगे। तो अध्याय 4 में क्या है, रैयत है। अध्याय 5 में क्या है, खुटकुटी अधिकार प्राप्त रैयत। हमारा जो यहाँ के झारखंड के जनजातियों का जो शासन व्यवस्था था, आपने पढ़ा था, नहीं पढ़े तो जाके प्लेलिस्ट देख सके। नागवंशी का, मुंडाओं का, हो का जो हम शासन व्यवस्था पढ़ाएं, पारंपरिक शासन व्यवस्था, ढोकलो सोर, आप सब वीडियो देखें। आपको वहाँ बताए हैं कि खुटकुटी क्या होता था, किस तरह से ज़मीनों को, जंगलों को सफाई किया जाता था और ज़मीन बनाते थे। तो वो खुटकुटी का जैसे कि जो मुंडा ने खुटकुटी किया और उसका वंशज ने जो ज़मीन को प्राप्त किया है, ठीक है, वैसे रैयत को हम लोग क्या कहेंगे, खुटकुटी अधिकार प्राप्त रैयत। और ये आपका कौन से भाग में है, ये आपका भाग नहीं, अध्याय बोलेंगे। कौन सा अध्याय में, अध्याय 5 में। 6 में क्या है, अनाधिभोगी रैयत। यहाँ पे रैयत का प्रकार है, रैयत एक अनाधिभोगी होता है। इसके बाद 7 में देखेंगे, 7 में जो ये अध्याय 4 और अध्याय 6 में जो भी मतलब छूट मिला है उसका उल्लेख किया गया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका उल्लेख धारा, अनुच्छेद जो धारा बोलते हैं वह 43 में है। अब आप कहेंगे कि अध्याय 7 का धारा कैसे बता रहे हैं, तो हम आपको वो सभी धारा बताएंगे 271 में जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे अध्याय 9। अध्याय 9 में क्या है, लगान संबंधी साधारण उपबंध। उपबंध का मतलब क्या होता है, एक तरह से क्या कह सकते हैं, जो रेट, जो लगान तय किया गया है, जो लगान तय किया गया है उसे लोग उपबंध कहेंगे, जो मैनेज किया गया। तो लगान लेने की क्या व्यवस्था थी, इसका उल्लेख अध्याय 9 में है। ठीक है, और एक 9 का क, यहाँ आप ध्यान रखेंगे, जिस तरह से पंचायत, हमारे संविधान में 22 भाग है, तो 22 भाग में से भाग 9 में क्या है, भाग 9 में पंचायत है और 9 के क में नगर पालिका है। जिस तरह से अनुच्छेद 4 में मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, और 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। तो ये सब क्या है, बढ़िया से रेगुलर पढ़ते रहेंगे, आप वीडियो में बने रहेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 9 में है लगान से संबंधित जो भी बातें हैं, लगान से संबंधित अध्याय 9 में। और 9 के क में क्या है, बंजर भूमि का बंदोबस्ती।
अगर आपको बंदोबस्ती के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले का वीडियो जरूर देखें। हम बताएं जो बंजर भूमि है जहाँ पे उपज नहीं होता है उसका नियम 9 के क में है, ठीक है। इसके बाद भूस्वामी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2016 के पीटी में पूछा गया था कि ज़मीन का भूस्वामी कौन होता है, और काफ़ी लोग नहीं समझ पाए। तो कोई किसान मारते, कोई काश्तकार मारते, कोई ज़मींदार बनाते हैं और कोई सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे कि भूस्वामी कौन होता है। तो अध्याय 10 में भूस्वामी और काश्तकार के लिए उपबंध किया गया है, भूस्वामी और काश्तकार के लिए उपबंध किया गया, ठीक है। अध्याय 11 में क्या है, रूढ़ी है और संविदा है। ये रूढ़ी क्या होता है, ट्रेडिशनल। मान लीजिए कोई ज़मीन में हमेशा वहाँ पे जनजाति लोग पूजा करते आ रहा है और वह ज़मीन को सरकार लेना चाहती है, तो इस मतलब डिटेल्स जब बताएंगे तो चर्चा करेंगे, यह भी परिचय चल रहा है। तो ये रूढ़ी और संविदा के बारे में हम चर्चा करेंगे अध्याय 11 में, ठीक है। अध्याय 12 में क्या है, अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण, कि कौन से भूमि पे कितना लगान तय किया जाए, इसका व्यवस्था अध्याय 12 में, ठीक है। अध्याय 13 में देखेंगे, अध्याय 13 में है भूमि संबंधी शर्त और उनका रूपांतरण और अभिलेख। रूपांतरण एक वर्ड आप समझेंगे, जमीन का रूपांतरण कहने का मतलब क्या होता है, जमीन का जो बंटवारा होता है, जमीन का जो बंटवारा होता है या तो एक आदमी से दूसरे के पास कैसे जाता है, ठीक है। अध्याय 14 देखेंगे, अध्याय 14 में है भूस्वामी का विशेषाधिकार। हम बता रहे हैं कि भूस्वामी सरकार होता है, अगर आप किसी ज़मीन में खेती कर रहे हैं तो उसका भी भूस्वामी कौन होता है, सरकार होता है। तो इसका चर्चा करेंगे कि कैसे भूस्वामी सरकार होती है, ठीक है। 15 में, अध्याय 15 में क्या है, खुटकुटी अधिकार वाले रैयत। खुटकुटी अधिकार वाले रैयत मतलब वह खुटकुटी कौन करता है, हम प्राचीन वीडियो का आप देखें पहले का, मुंडा लोग करता है, मुंडा लोग किया है। तो मुंडा लोग को लोग क्या कहेंगे, खुटकुटी अधिकार वाले रैयत, और इसका उल्लेख अध्याय 15 में है, ठीक है। अब आपको बताते हैं इन सभी जितने भी अध्याय हैं, कहीं ना कहीं विवाद अगर होता है तो उसका न्यायिक प्रक्रिया भी होती है, फैसला भी होता है। तो न्याय से जुड़ी बातें जितने भी है, न्याय से, जमीन से जुड़ी जितना भी न्याय होता है तो क्या उसका प्रक्रिया है, तो न्याय की प्रक्रिया जो है वह आपका कितना में है, अध्याय 16 में है, ठीक है। 17 में है परिसीमा। परिसीमा क्या होता है, कोई भी ज़मीन का जब म्यूटेशन होता है तो उसका कुछ लिमिटेशन है। अगर लिमिटेशन नहीं होता, परिसीमा को लोग लिमिटेशन समझेंगे, और डिटेल्स के लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे, अंतिम तक देखेंगे, और जब तक 19वां अध्याय खत्म नहीं हो जाएगा तब तक देखेंगे, चाहे वीडियो 5 पार्ट में है, 6 पार्ट में है, जितने पार्ट में है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, ताकि आपका 12 प्रश्न में एक भी प्रश्न छूटे ना। इसके बाद परिसीमा का मतलब था लिमिटेशन, जमीन से जो भी लिमिटेशंस है। अध्याय 18 में क्या है, मुंडारी खुटकुटी वार विषय का उपबंध, यहाँ पे वही खुटकुटी का संबंधित है। और 19 में है अनुपूरक उपबंध, कह सकते हैं हम लोग सेटलमेंट के बारे में इसमें है, ठीक है। तो इस प्रकार से अध्याय 19 है। और आपको बताते हैं धारा 271 है, तो 271 1 से लेकर 271 धारा है, आपको याद नहीं रखना, बस कुछ विशेष धारा जो एग्जाम के दृष्टि इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी के दृष्टि वही बताएंगे, लेकिन अध्याय आप सब याद रखेंगे। अध्याय अगर एक बार में आपको याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लें, तो आपका सारा अध्याय क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा किस अध्याय में क्या है। अब क्या देखेंगे, देखिए छोटा नागपुर राजाओं का प्रशासनिक अधिकार। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड का वीडियो आप जरूर देखें, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हुआ क्या था कि जब 1765 में शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि करने के तत्पश्चात क्या होता है, 1767 में अंग्रेजों का आगमन सिंहभूम के इलाके में होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1769 की बात करेंगे। 1769 में यहाँ के जो राजा महाराजा था, जो भी थे, चाहे नागवंशी हो, चेरो हो या सिंहवंश के लोग हो, जो भी हो, उनका प्रशासनिक अधिकार उसी के पास था। आप ध्यान रखेंगे, प्रशासनिक अधिकार उसी के पास था, लेकिन दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास चला गया था। और ऐसा सिचुएशन में क्या होता था, अगर कोई नागवंशी राजा है या कोई भी राजा है तो वह जमीनों, यहाँ किसानों से क्या करते थे, वो लगान लेते थे, और किसानों से लगान लेने के वो फिर अंग्रेजों के पास पहुँचाते थे। तो इस तरह से राजा जो थे, राजा के पास दीवानी अधिकार नहीं था, दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास था, बट प्रशासनिक अधिकार याद रखेंगे, प्रशासनिक अधिकार अंग्रेजों की, ये राजाओं के पास था। यहाँ आप देखें, अब आपको बताएं कि इस तरह से लगान की व्यवस्था बहुत ही, पिछला वीडियो बताए हैं, लगान की व्यवस्था बहुत ही दमनकारी था, बहुत ही शोषणकारी था। यहाँ की जनजाति लगान की व्यवस्था से परेशान थी, ठीक है। और इसी क्रम में काफ़ी जब विद्रोह हुआ तो उसी में एक विद्रोह आपका आता है कोल विद्रोह, जो कि कहा जाता है कि झारखंड में पहला सुसंगठित विद्रोह कौन था,
आप याद रखिए, कोल विद्रोह से पहले अनेक विद्रोह हुआ है, बट एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है कि झारखंड में पहला सुसंगठित विद्रोह, सुसंगठित एक होकर विद्रोह अगर कोई किया था, कोई विद्रोह था, तो वह कोल विद्रोह था। और कोल विद्रोह अंग्रेजों में ऐसा भयावह पैदा कर दिया था कि अंग्रेजों को लग रहा था कि हमें छोटा नागपुर में क्या करना होगा, प्रशासनिक सुधार करना होगा। जब तक प्रशासनिक सुधार नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ दिक्कत है। और इसीलिए अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कोल विद्रोह के बाद। ये भी याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने किस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार करने की बात सोची थी, ठीक है, और करना पड़ा भी था। तो वह क्या आपका है, ये प्रशासनिक सुधार कोल विद्रोह के बाद। हालांकि कोल विद्रोह के बारे में या जितने भी झारखंड के विद्रोह, इसका डिटेल्स जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उसका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। अब हम बात करते हैं मंझियस भूमि और भुईहरी भूमि। आपको खुटकुटी में बता दिए खुटकुटी क्या होता था, भुईहरी जमीन क्या होता है, ये भी हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। और मंझियस भूमि क्या होता है, अब मंझियस भूमि में क्या कहते हैं, देखिए जमींदार भी दो प्रकार का होता था। आपको जब हम कार्नवालिस के बारे में बताए थे, कार्नवालिस के बारे में बताए थे, तो कार्नवालिस ने क्या किया, अपना ही व्यक्ति को जमींदार चुनता था कि आप जमींदार हैं, आप किसानों से लगान लीजिए और हमें लगान दीजिए। लेकिन जमींदार एक होता था जो यहीं के लोग थे, उसको क्या कहेंगे, स्थानीय जमींदार कहेंगे। और स्थानीय जमींदार के पास जो जमीन होता था, बात समझ रहे हैं, स्थानीय जमींदार के पास जो जमीन होता था, उस जमीन को हम लोग क्या कहते हैं, मंझियस भूमि कहते हैं। और वह क्या करते थे, जमींदार अपनी खेती नहीं करते थे, बटाई के तौर पर मतलब किसानों को, रईतों को दे देते थे, काश्तकारों को दे देते थे। तो आप पहले भुईहरी भूमि के बारे में जानते थे, खुटकुटी भूमि के बारे में जानते थे, और आज आपने क्या देखा, आज आपने देखा मंझियस भूमि के बारे में देखा। मंझियस भूमि याद रखिएगा, स्थानीय जमींदारों के पास जो जमीन होता था उसको हम लोग क्या कहते हैं, मंझियस भूमि कहते हैं। अब ये मंझियस भूमि चाहे भुईहरी भूमि, भुईहरी युराओं का होता था। तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि हमें राजस्व का जो व्यवस्था है, जो राजस्व लेने की व्यवस्था है, जो लगान लेने की व्यवस्था है, उसमें कुछ सुधार करना होगा। इसे अब सुधार करना होगा तो कैसे करना होगा, कितना ज़मीन है, किसके पास कौन सा ज़मीन है, जब तक सर्वे नहीं कराया जाए तब तक लगान जो है सो सही तरह से नहीं लिया जा सकता। यही काम आपको बताते हैं जब हम भारत का इतिहास में ये दिल्ली सल्तनत बताएंगे, तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताएंगे, जो कि सेम यहाँ से भी कहानी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1862 में अंग्रेजों ने क्या किया, 1862 में अंग्रेजों ने क्या किया, बाबू राखल दास हल्दर, इसका नाम जरूर आप याद रखेंगे। 1862 में अंग्रेजों ने बाबू राखल दास हल्दर के नेतृत्व में सर्वे करवाया। किसका सर्वे करवाया, मंझियस भूमि का सर्वे कराया, भूमिहर भूमि का सर्वे कराया। भूमिहर भूमि किसका होता है, युराओं का होता है। और सर्वे कराया, और ये सर्वे 1869 तक चला, ठीक है। और इसी सर्वे के बाद जो है सो झारखंड में 2-3 कानून अंग्रेजों को लाना पड़ता है, ताकि यहाँ जो है जनजातियों का विद्रोह जो है वो थोड़ा सा कम हो सके। उसी में से एक था छोटा नागपुर लैंड टेनेंट प्रेसिडेंसी एक्ट 1869, और एक आपका है बंगाल टेनेंसी एक्ट 1897। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 1869 नहीं 1879 है, ठीक है। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1897 में लाया। अब आपको बताते हैं, आज जो CNT एक्ट है ना, आज जो CNT एक्ट है, आप लिख लीजिए, ये एग्जाम JPSC में आने के लिए बहुत संभावना है। आज जो CNT एक्ट आप पढ़ रहे हैं 1908, कुछ नहीं है, सारा कॉपी है। ये बंगाल टेनेंसी एक्ट जो था वही, उसी में थोड़ा सा संशोधित किया है। बंगाल टेनेंसी एक्ट में थोड़ा सा संशोधित किया है, और उसी को हम लोग कहते हैं CNT। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि CNT, आज जो CNT है किस कानून का एक तरह से क्या कर सकता है, प्रतिरूप है या उसी का एक भाग है। तो याद रखेंगे, बंगाल टेनेंसी एक्ट का ही एक प्रकार है CNT, उसी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है यहाँ के ये जनजातियों के लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, छोटा नागपुर में सर्वे 2 बार हुआ, छोटा नागपुर में सर्वे 2 बार हुआ। एक सर्वे हुआ था 1902 में, उसको हम लोग कहते हैं प्रथम सर्वे, ठीक है। और एक सर्वे उसके बाद हुआ, उसको लोग कहते हैं दूसरा सर्वे। तो छोटा नागपुर में जो पहला सर्वे हुआ था, उस सर्वे को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रवर्स सर्वे। ये आपका एग्जाम में JPSC में पूछा जा चुका है, ठीक है। छोटा नागपुर में जो पहला सर्वे हुआ था उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रवर्स सर्वे कहते हैं। इसके बाद दूसरा सर्वे जो हुआ उसको लोग कहते हैं कडस्ट्रल सर्वे। तो इसको याद रखेंगे, पहला सर्वे को ट्रवर्स सर्वे और दूसरा सर्वे को कडस्ट्रल सर्विस। अब उससे पहले, आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको अभी याद रखना होगा, ये जो आप CNT देख रहे हैं, CNT नाम है छोटा नागपुर, बट यू नो दैट कि झारखंड में जो है 5 प्रमंडल है, ठीक है।
झारखंड में कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। एक आपका उत्तरी छोटा नागपुर, एक आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, एक फिर आपका पलामू, फिर कोल्हान और संथाल परगना। तो 5 प्रमंडल में ऐसा प्रश्न आता है कि CNT एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कौन से प्रमंडल में लागू होता है? तो याद रखेंगे नाम तो छोटा नागपुर है, बट उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान 4 प्रमंडल में ये रूल लागू है। याद रखेंगे 4 प्रमंडल में ये रूल लागू है, CNT का कानून लागू है। और एक प्रमंडल जो आपका बच जाता है संथाल परगना, जिसके तहत 6 जिला शामिल है, उसमें ये रूल नहीं लागू होता है। उसका भी कारण है कि CNT संथाल परगना क्यों नहीं लागू होता है, तो उसके लिए एक विशेष कानून है जिसको लोग कहते हैं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, SPT एक्ट 1949। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक चीज़ आपने देखा कि CNT एक्ट जो है 4 प्रमंडल में लागू है, और यह CNT लागू कब हुआ था? 1908 में, और अभी चल क्या रहा है? 2021। अब आपको बताते हैं ये CNT में 26 बार संशोधन हुआ है। यह भी JPSC की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि CNT कानून में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो आप याद रखेंगे 26 बार, आश्चर्य वाली बात है। और 26 बार में से पहला बार संशोधन, बार जमीन संशोधन हुआ, तो पहला बार संशोधन हुआ था 1920 में। कानून बना 1908 में, और संशोधन कब हुआ? 1920 में, आज़ाद भारत से पहले। और आज़ादी अंतिम मतलब संशोधन जो हुआ है, अंतिम संशोधन, वह संशोधन 2016 में हुआ, जिस समय रघुवर दास जी हमारे CM थे। तो ये याद रखेंगे कि पहला उतना तो अब 26 बार संशोधन हुआ है, तो वो तो इम्पोर्टेंट नहीं बनता है। पहला संशोधन कब हुआ, उस कानून में बदलाव कब हुआ? 1920 में, याद रखेंगे। और अंतिम बार कब हुआ है? तो रघुवर दास के सरकार में हुआ है 2016 में। तो ये जो CNT एक्ट 1908 है, किस अधिनियम के द्वारा जारी किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम धारा 5। आप धारा 5 याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन इसको जरूर याद रखें, भारत परिषद अधिनियम। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे आपको बताते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ तो वो कहते क्या थे? रेगुलेट, जैसे पहला कानून बना था 1773 में। बहुत ही मज़ा आएगा, भारतीय इतिहास पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, 2-4 अपलोड है। 1773 में लाए रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है? 1777। तो रेगुलेट मतलब होता है कि सुधार करना, हम अपना कंपनी में सुधार करते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका कहना क्या था अंग्रेजों का कि हम अपना कंपनी में सुधार करते हैं, लेकिन दरअसल उसके पीछे व्यू मकसद कुछ और था। ठीक है, यहाँ पे शोषणकारी नीति चलता था, और कहने का मतलब था कि कंपनी के लिए नियम है। ठीक है, तो उस तरह से 1773, 1784, 1761, 1793, 1813, 1833, 1835, 1853, 1858 समय समय पर अंग्रेजों ने क्या हुआ, अधिनियम लाते रहा। उसी में से एक अधिनियम आया था भारतीय परिषद अधिनियम, और उसी अधिनियम के तहत CNT को क्या किया गया है, लागू किया गया है। और इसका जो डिटेल्स है, ये भारत का जब हम पढ़ेंगे, भारत का पॉलिटिकल साइंस, तो पहला चैप्टर में यही पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया एक्ट और डिटेल्स आगे भारत शासन अधिनियम तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब हम लोग आगे चर्चा क्या करेंगे, अध्याय 1। उधर आप देख चुके हैं कि 19 अध्याय है। ठीक है, तो अध्याय 1 और धारा कितना है, 271। तो अध्याय 1 के तहत क्या है, 3 धारा आपको पढ़ना है, धारा 1, 2, 3। इसको कैसे पढ़ना है थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि भारत का जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, भारत का कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं, तो वहाँ आप पढ़ते हैं भाग 2, भाग 3 और भाग 4। भाग 4 के क। तो भाग 2 में क्या पढ़ते हैं आप, नागरिकता। भाग 2 में क्या पढ़ते हैं, नागरिकता। तो नागरिकता का उल्लेख क्या है, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, यानी भाग 2 में जो है वही 5 से 11 तक है। अगर भाग 3 में आप देखते हैं तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है। और अनुच्छेद आप देखते हैं तो 36 से लेकर 51 तक मौलिक अधिकार है, मौलिक मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में देखते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो ये आपका इस तरह से यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार जो होगा वह 12 से 35 तक होगा, और नीति निर्देशक तत्व जो है आपका 36 से 51 तक होगा, नीति निर्देशक तत्व। तो भाग के साथ हम लोग क्या करते हैं, मतलब जब पढ़ेंगे भारत का पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो भाग के साथ अनुच्छेद ही पढ़ेंगे, और एक भी अनुच्छेद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, अध्याय 19 है तो अध्याय 19 के साथ अनुच्छेद को भी लेके चलेंगे, धारा को भी लेके चलेंगे। तो अध्याय 1 में आपको 3 धारा पढ़ना है। ठीक है, तो ये याद रखना होगा कौन सी धारा में क्या है, 271 है, सबको नहीं पढ़ना है। देखिए पहला धारा ये है, दूसरा धारा है, और ये आपका तीसरा धारा है।
तो पहले तीनों धारा का चर्चा करते हैं। पहला धारा में है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम कहने का मतलब क्या होता है कि CNT जो एक्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, यह एक हेडिंग है, एक संक्षिप्त नाम है। यह संक्षिप्त नाम है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यह एक संक्षिप्त नाम है और इसी के तहत अभी आपको 271 धारा पढ़ना है, 19 अध्याय पढ़ना है। तो हेडिंग या तो संक्षिप्त नाम को क्या कहते हैं, ये संक्षिप्त नाम को ये धारा 1 में उल्लेख है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, यह एक संक्षिप्त नाम है। ठीक, और ये तो हम बता ही चुके हैं कहाँ कहाँ पे लागू हुआ है। धारा 2 में क्या है, 1 में याद रखेंगे संक्षिप्त नाम, धारा में 2 क्या है, इसमें रद्द अथवा निरसन। ये निरसन क्या होता है, हमने पूरा गजट को पढ़ा है, ठीक है, CNT का गजट, SPT का गजट, उसी गजट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो रद्द क्या होता है, दरअसल CNT कब आया, 1908 में, और उससे पहले बहुत सारे कानून आए थे ताकि जनजातियों का जो हिंसक विद्रोह था वो शांत किया जा सके। तो जब ये CNT आ गया 1908 में, तो अंग्रेज सरकार का ये कहना था कि इससे CNT से पहले जो भी ज़मीन से जुड़ी कानूनें हैं, ज़मीन से जुड़ी जो भी कानून है उसको रद्द किया जाता है। इसीलिए अनुच्छेद 2 में कहते हैं रद्द के बारे में लिखा है, या ध्यान देंगे धारा 2 में क्या है, रद्द के बारे में बोलेंगे, निरसन के बारे में बोलेंगे। 1908 से पहले जितने भी नियम बने थे वो सारा रद्द हो गया और 1908 में ये CNT आपका चला। तो इसमें जितने भी पहले थे वो रद्द हो गया। अब 3 देखिए, इसमें क्या है, इसमें परिभाषा दिया गया है। CNT में जो भी टप वर्ड आएगा, जैसे कि हम बात करें भुगत बंधक, या बात करें कृषि वर्ष, जोत कोड़कर भूस्वामी, अस्थायी भूधृति, या फिर इसे हम लोग कहेंगे विहित, कहेंगे विहित, या फिर जो भी है ग्राम मुखिया। तो CNT में जो भी कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, तो उस वर्ड को परिभाषित किया गया, जिसको हम आपको क्या करेंगे समझाएंगे। तो इसमें क्या किया है, परिभाषा किया गया। धारा 3 में परिभाषा है और उस परिभाषा में सबसे पहले हम बताएंगे कृषि वर्ष। ये कृषि वर्ष क्या होता है, ये JPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। कृषि वर्ष क्या होता है, जिस तरह से सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, फाइनेंशियल ईयर चलता है, उसी तरह से एक साल का जो वर्ष होता है, जो खेती का वर्ष होता है, अगर वैसे देखा जाए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को लोग क्या कहेंगे, कृषि वर्ष कहेंगे। एक साल के दौरान किया गया खेती, या तो फिर स्थानीय अनुसार में आप देखते होंगे ये जो चैत बैसाख फागुन आश्विन कार्तिक भादो ये सब जो होता है उसके अनुसार से प्रथम महीना क्या होता है, पहला महीना चैत होता है और अंतिम महीना जो होता है वह आपका फागुन होता है। ठीक है, तो कृषि वर्ष, या फिर सरकार जो उचित समझे, जो एक डेट घोषणा करे कि सरकार का कृषि वर्ष क्या होगा, ठीक है, उसी के अनुसार से सरकार क्या करती है, KCC लोन देती है, KCC लोन माफ़ करती है। तो ये किसानों का एक साल को लोग क्या कहते हैं, कृषि वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो धारा 3 में आपने क्या देखा, परिभाषा देखा। अब इसके अलावा और भी वर्ड है, और भी वर्ड क्या है, भुक्त बंध बंधक, और यही सब वर्ड को पूछ लिया जाता है कि इसका अर्थ क्या है, भुक्त बंध बंधक। ये भुक्त बंध बंधक क्या होता है, कोई रैयत है, समझिए बात को समझिए, कोई रैयत है, कोई काश्तकार है और वह अपना ज़मीन को किसी के यहाँ बंधक रख दिया, वैसे किसानों का जीवन बहुत ही बदतर होती है कि अपना ज़मीन जो है किसी के यहाँ बंधक दे दिया, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो 2-4 साल जितने समय के लिए रखा है, तो उस ज़मीन में जो बंधक लिया, जो व्यक्ति ने बंधक लिया, उस ज़मीन से जो भी फसल का उत्पादन होगा उसमें उस रैयत का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वह रैयत किसी को क्या कर दिया है, बंधक रख दिया है। तो ये बात, इसी को लोग कहते हैं भुक्त बंध बंधक। आगे देखिए जोत, ये सब वर्ड बहुत बार आएगा। तो जोत का मतलब क्या होता है, इसे फिगर से समझेंगे। ठीक है, कोई रैयत है या फिर कोई काश्तकार है, काश्तकार है, तो वो क्या करता है, एक छोटे मोटे इलाके में यहाँ पे खेती करता है, या फिर एक इलाका यहाँ पे है, यहाँ पे खेती करता है, तो एक यहाँ पे खेती करता है। ठीक है, तो ज़मीन का जो टुकड़ा होता है, ज़मीन का अलग अलग जो टुकड़ा है, तो ज़मीन के टुकड़ा को जिसमें वो खेती करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जोत। आने एक अर्थ में कहेंगे भूखंड, ज़मीन का अलग अलग टुकड़ा। ठीक है, भूखंड, तो ये आपका जोत हो गया। कोड़कर क्या होता है, कोड़कर वैसे ज़मीन जो केवल ओनली फॉर पैडी, पैडी, केवल धान के लिए, जो ज़मीन केवल धान के लिए कोड़ा गया हो, धान के लिए बनाया गया हो, वैसे ज़मीन को वो लोग क्या कहते हैं, कोड़कर कहते हैं। ठीक है, और आपको बताया था कि कोड़कर पहले वीडियो में कि गैर सदानों ने भी जो ज़मीन बनाया था उसको कोड़कर भी कहते हैं, तो आप दोनों तरह समझेंगे। भूस्वामी क्या होता है,
भूस्वामी, भूस्वामी के बारे में पूछा जाता है कि जमीन, जेपीएससी में पूछा गया है भूस्वामी क्या होता है। देखिए, तो भूस्वामी क्या होता है, जिसके पास जमीन का मालिकाना हक होता है। अब कोई रैयत है, कोई काश्तकार है, कोई रैयत है, कोई काश्तकार है, अब उसने ज़मीन को धारण किया हुआ, ज़मीन को धारण किया मतलब धारित किया हुआ, उसमें वह कृषि कार्य कर रहा है, लेकिन कृषि कार्य करने के एवज में सरकार को क्या दे रहा है, लगान दे रहा है। सरकार को क्या दे रहा है, लगान दे रहा है। तो सरकार को लगान दे रहा है, तो वास्तविक मालिक कौन हो गया, सरकार हो गया। या तो सरकार अगर नहीं हो तो फिर वैसे सिचुएशन में ज़मींदार भी हो सकता है, क्योंकि वो खेती करवा रहा है और लगान ले रहा है। तो एक तरह से भूस्वामी आपका सरकार भी होता है और ज़मींदार भी होता है, लेकिन ज़मींदार कम यूज करेंगे, याद रखेंगे सरकार। क्योंकि आपको पता है जब हम स्थानीय कर पढ़ेंगे तो स्थानीय कर में क्या होता है, एक ज़मीन से कर आता है, जिसे लोग कृषि कर कहते हैं, कृषि कर कहते हैं, एग्रीकल्चर टैक्स कहते हैं। तो कृषि कर राज्य सरकार लेती है, इसका मतलब ज़मीन जो है राज्य सरकार का है और किसान लोग खेती करता है, उसके एवज में टैक्स देते हैं, लगान देते हैं। तो याद रखेंगे भूस्वामी जो ज़मीन का मालिक होता है, और ज़मीन का मालिक कौन होता है, सरकार होता है। जब भी भूस्वामी की बात करेंगे अगला वीडियो में तो आप समझेंगे वो भूस्वामी कौन है, वो भूस्वामी सरकार है। अस्थाई भूधृति, ये भूधृति क्या होता है, अस्थाई भूधृति, तो यह कह सकते हैं किसान, यहाँ पे क्या बोलेंगे, भूधारक का हित, भूधारक का हित, भूधारक का कल्याण। भूधारक जो जमीन को धारण किया हुआ है, तो उसका जो हित है, उसका जो कल्याण है, ठीक है, उसके पक्ष में जो है, ठीक है, उसके लिए जो अपेक्षित है, उसी को हम लोग कहेंगे भूधृति, ठीक है। अब क्या होता है अस्थावर शर्त, इसको भी समझेंगे। अस्थावर शर्त क्या है, बस इसमें कुछ और दो चार वर्ड है, इसको समझ लेना है और आगे जो वीडियो आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक है। अस्थावर शर्त क्या है, जैसे जो भी खेत, जो भी ज़मीन होता है उसके लिए लगान सरकार शर्त करती है कि हम इतना लगान लेंगे, लेकिन कोई ऐसा ज़मीन होता है जिसमें लगान के अलावा अन्य शर्तें भी लागू रहता है, कि लगान तो आपको देना है, उसके अलावा सरकार का अन्य शर्तें होता है, सरकार जब बोलेगी वह ज़मीन खाली करना होगा या अन्य प्रकार के शर्त लागू होता है। तो वैसा ज़मीन, वैसा भूमि जिसमें लगान के अलावा अन्य शर्तें लागू हो, वैसे ज़मीन को हम लोग, वैसे शर्त को क्या कहते हैं, अस्थावर शर्त कहते हैं, ठीक है। विहित, विहित आप लोग सुने पेपर में, जनहित में जारी है, ठीक है। तो सरकार जो कानून बनाती है, तो सरकार द्वारा कानून को लागू करना, सरकार के द्वारा कानून को जारी करना, तो लागू करना कर सकते हैं, विहित कहलाती है। विहित, सरकार द्वारा कानून को जारी करना, लागू करना, विहित कहलाती है। इसके बाद भूधृति, यहाँ पे देखेंगे भूधृति के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। भूधृति क्या होता है, वो अस्थाई भूधृति था। आज केवल भूधृति बोलेंगे तो इसमें खुटकुटी को शामिल नहीं किया जाएगा। भूधृति जब भी बोलेंगे तो भूधारक का हित, भूधारक का कल्याण, जमीन को धारण करने वाले का हित, लेकिन याद रखेंगे कि भूधृति में खुटकुटी को शामिल, मतलब मुंडा को शामिल नहीं किया जाएगा। जबकि अस्थाई भूधृति में सारा किसान आएंगे, जितने भी जनजाति है वह भी आएगा। ग्राम मुखिया, आप हमारे जितने भी झारखंड के जितने भी जनजाति है उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप वो वीडियो देखिए। वीडियो देखने से आपको क्या होगा, सारा कुछ समझ में आएगा कि यहाँ की जनजातियों का इतिहास क्या था। उसमें हम आपको बताए थे गांव का प्रधान कहीं पे मांझी होता है, कहीं पे प्रधान होता है, कहीं पे मानकी होता है, कहीं पे मुंडा होता है, जो गांव के मुखिया होते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या देखा, इस तरह से सीएनटी के बारे में अध्याय 1 पढ़े और अध्याय 1 के तहत धारा 3 था, 1, 2, 3 ये धारा को देखे, पूरा सीएनटी का जो डिटेल्स था। इसी तरह से पार्ट 1 पार्ट करते करते आएगा और 5-6 पार्ट में सीएनटी क्या होगा, साउथ होगा। और लास्ट में आप ये कॉन्सेप्ट बेस के साथ पढ़ते रहिए और लास्ट जब वीडियो आएगा तो उसमें आपको ये 60 से 70 प्रश्न प्रोवाइड करेंगे, जिससे मतलब एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये बोले करेंगे।